वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 14 पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का शीर्षक है एक कहानी यह भी। एक कहानी यह भी इस पाठ का ये सेशन नंबर 1 है। सबसे पहले हम एक कहानी यह भी इस पाठ के लेखिका के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। इस पाठ के लेखिका हैं मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी, इनका जीवन परिचय सबसे पहले हम जान लेते हैं। मन्नू भंडारी, लेखिका का नाम आपने पहले सुना है? कब? कक्षा 9वीं के लेसन में। कौन से लेसन में? मृदुला गर्ग, इनके पाठ जब हम पढ़ रहे थे, मेरे संग की औरतें, उस पाठ में हमने लेखिका मन्नू भंडारी इनका नाम पढ़ा था, उनका नाम सुना था। मृदुला गर्ग, इन्होंने इनका वर्णन किया था कि यह उस समय की ऐसी एकमात्र महिला थी, महिला लेखिका, जिन्होंने अपने शादी के पहले नाम से ही लेखन कार्य लिखा है। और यह उनकी जीवन की विशेषता, नारीवादी जो सामाजिक परिवर्तन उस समय आ रहा था, उसका वर्णन लेखिका मृदुला गर्ग कर रहे थे, उसमें हमने इनका वर्णन पढ़ा था। तो लेखिका मन्नू भंडारी, इनका जीवन परिचय हासिल कर लेते हैं हम। लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म सन 1931 में गांव भानपुरा, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश में में हुआ, परंतु उनकी इंटर तक की शिक्षा दीक्षा हुई राजस्थान के अजमेर में। देखो, आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं उसमें हम इन गांवों के बारे में वर्णन पढ़ेंगे। लेखिका ने, उनका जन्म जो भानपुरा मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन उनको जब से अपने जीवन काल की शुरुआत का सिलसिला याद है, वहां का वर्णन वो कर रही है, और वह है अजमेर इस शहर से। तो अजमेर इस शहर का वर्णन हम विस्तार के साथ इस पाठ में पढ़ने जाएंगे। बाद में उन्होंने हिंदी में एमए किया। दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य से अवकाश प्राप्ति के बाद आजकल दिल्ली में ही रहकर स्वतंत्र लेखन कर रही है। स्वतंत्रोत्तर हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख हस्ताक्षर मन्नू भंडारी की रचनाएं हैं। एक प्लेट, सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु, यह इनके कहानी संग्रहों के नाम है। इनके प्रचलित उपन्यास है आपका बंटी और महाभोज। इसके अलावा लेखिका ने फिल्म एवं टेलीविजन और धारावाहिकों के लिए पटकथाएं भी लिखी है। हाल ही में एक कहानी यह भी नाम से आत्मकथ्य का प्रकाशन हुआ है। उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान के साथ उन्हें अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। यहाँ पर उनको कौन कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, इनके नाम दिए गए हैं, जिनमें भारतीय भाषा परिषद, कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान के पुरस्कार आदि से सम्मानित किए गए हैं। यह आधुनिक युग की लेखिका मानी जाती है। मन्नू भंडारी की कहानी हो या उपन्यास हो, उनमें भाषा और शिल्प की सादगी तथा प्रामाणिक अनुभूति मिलती है। उनकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति भी देखी जा सकती है। तो इस प्रकार एक स्त्री होने के नाते उन्होंने अपने रचनाओं में स्त्री मन के अनुभवों को व्यक्त किया है। अब देखते हैं, आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं, एक कहानी यह भी, इस पाठ का थोड़ा सारांश जान लेते हैं। एक कहानी यह भी के संदर्भ में सबसे पहले तो यह हम जान ले कि मन्नू भंडारी ने पारिभाषिक अर्थ में कोई सिलसिलेवार आत्मकथा नहीं लिखी। अब देखिए, इसके पहले भी हमने एक काव्य पढ़ा था जिसमें आत्मकथ्य और आत्मकथा, इसमें हमने फर्क सुना था। उसमें कवि की आत्मकथ्य लिखी गई थी। अब आत्मकथा और आत्मकथ्य में फर्क होता है। जैसे कि देखो, आप बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको डायरी लिखने की आदत होती है। अब हम डायरी में क्या करते हैं, हर रोज के सुबह से लेकर शाम तक के भी
अच्छी और बुरे बातें, अच्छे और बुरे अनुभव, हमारे जीवन की अच्छाई, हमारे अच्छे पहलू तथा हमारी गलतियां भी हम उसमें लिखते हैं। तो जीवन के हम हर पहलू पर जब लिखते हैं, हर राज को हम जब लिखते हैं, उसे हम आत्मकथा कहते हैं। और आत्मकथा बहुत लंबी होती है, लेकिन आत्मकथ्य उसमें हम कुछ ही महत्वपूर्ण प्रसंगों को, घटनाओं का वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर लिखा गया है कि यह जो मन्नू भंडारी ने लिखा हुआ जो है वो कोई किसी पारिभाषिक अर्थ में या कोई सिलसिलेवार आत्मकथा नहीं है, बल्कि अपने आत्मकथ्य में उन्होंने उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जो उनके लेखक के जीवन से जुड़े हुए हैं। अब देखिए, लेखिका ने यहाँ पर एक किसी भी डेफिनेशन के रूप में, जैसे कि आत्मकथा की डेफिनेशन जिसे कहते हैं, तो पारिभाषिक शब्दावली में या सिलसिलेवार की शुरुआत से लेकर अब तक के जीवन में उनके जो घटना, जो प्रसंग हुए हैं, उसके हम बोलते हैं ना कि क्रमवार वर्णन करना। तो इस प्रकार से सिलसिलेवार आत्मकथा नहीं लिखी है, बल्कि आत्मकथ्य में कहानी, एक कहानी यह भी है उनकी आत्मकथ्य है, आत्मकथा नहीं। तो इस आत्मकथ्य में उन्होंने अपने लेखकीय जीवन से जुड़े हुए जो घटनाएं हैं, जो प्रसंग है, और लेखकीय जीवन में उनको प्रेरित करने वाले जो व्यक्ति हैं, उनके बारे में इस आत्मकथ्य में लेखिका ने वर्णन किया है। संकलित अंश में मन्नू जी के किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं के साथ उनके पिताजी और उनके कॉलेज की प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का व्यक्तित्व विशेष तौर पर उभर कर आया है, जिन्होंने आगे चलकर उनके लेखकीय व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेखिका ने यहाँ बहुत ही खूबसूरती से साधारण लड़की के असाधारण बनने के प्रारंभिक पड़ाव को प्रकट किया है। तो देखो, इस पाठ में एक साधारण लड़की जो आम तौर पर हमारे जैसी, हम आपके और हमारे जैसी ही साधारण है, लेकिन वह असाधारण किस प्रकार से बनी, उसके प्रारंभिक पड़ावों का वर्णन इस पाठ में लेखिका करती है। सन 46 और 47 की आजादी के आंधी में मन्नू जी को भी अछूता नहीं छोड़ा। छोटे शहर की युवा होती लड़की ने आजादी की लड़ाई में जिस तरह भागीदारी की, उसमें उनका उत्साह, उनका ओज, संगठन क्षमता और विरोध करने के तरीका देखते ही बनता है। तो इस प्रकार से लेखिका ने जो 1847 में जो हुआ था, लेखिका ने भारत स्वतंत्रता आंदोलन में अपना सक्रिय योगदान किस प्रकार से दिया है, इसका वर्णन लेखिका इस पाठ में हमें बताने वाली है। तो इस पाठ के द्वारा हमें लेखिका के अलग अलग व्यक्तित्व उजर कर या वर्णित रूप में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पाठ को विस्तार के साथ पढ़ते हैं। तो बच्चों, चलो हम पाठ की शुरुआत कर देते हैं। हमारे पाठ का शीर्षक है एक कहानी यह भी। अब देखिए, लेखिका ने अपने साधारण लड़की के व्यक्तिमत्व में एक असाधारण लेखिका का वर्णन किया है कि किस प्रकार से उन्होंने अपने इस असाधारण भूमिका को निभाया है, और इसमें उन्होंने अपनी एक कहानी बताई है जिसका शीर्षक है एक कहानी यह भी। लेखिका कहती है कि जन्मी तो मध्य प्रदेश के भानापुरा गांव में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मापुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से। अब देखिए, लेखिका क्या कहती है, लेखिका का जन्म कहाँ पर हुआ था, हमने उनके जीवन परिचय में भी देखा था कि भानपुरा, मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में उनका जन्म हुआ था। लेकिन लेखिका कहती कि उनका यादों अर्थात स्मरण का जो सिलसिला शुरू हुआ था वह अजमेर के ब्रह्मापुरी मोहल्ले के 2 मंजिले मकान से हुआ था। अब देखिए, लेखिका ने ऐसा क्यों कहा है कि देखो, हमारे साथ भी ऐसा होता है ना कि कभी कभी हमारा जन्म स्थान अलग होता है, लेकिन हम जहाँ पर रहते हैं, हमारा जीवन का बालपन या बचपन का जो काल होता है वो अन्य स्थान पर होता है। कभी कभी हमारा जन्म गांव में होता है, लेकिन पिताजी की नौकरी की वजह से या अन्य वजह से हम शहरों में या नगर में या अन्य गांव में जाकर हम
बसते हैं और फिर हमारे यादों का शुलशुला। अब देखिए बचपन का हम जब जब छोटे रहते वह स्मरण हमें नहीं रहते, वह बातें हमें याद नहीं रहती। जब हम स्कूल में जाने के पहले के जो दिन है बचपन के, वह हमें याद नहीं रहते। अभी देखो आप 10th में हो तो आपको आपके फर्स्ट स्टैंडर्ड का कुछ याद आ रहा है नहीं। तो इसी प्रकार लेखिका कहते हैं कि मेरे स्मरण में जब से मुझे मेरे जीवन के घटनाओं को मैं वर्णन करना चाहती हूँ, ऐसे घटनाओं का जब से मुझे उसको मैं याद करती हूँ तो मेरा जीवन की शुरुआत मुझे अपने जन्म स्थान से नहीं बल्कि मैं जहाँ पर रहती थी अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले, उस स्थान से मुझे अपने बचपन के दिन याद आ रहे। तो मेरा जन्म जहाँ पर हुआ वहाँ की मुझे कुछ भी प्रसंग या घटनाएं मुझे याद नहीं है, क्योंकि वहाँ उस समय लेखिका बहुत छोटी थी और जब वह समझ उनको आ गई तब वह कहाँ का वर्णन करे, अजमेर का, जिसकी ऊपरी मंजिले में पिताजी का साम्राज्य था, जहाँ वे निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। अब देखिए यहाँ पर लेखिका क्या कह रही है कि अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले में वह 2 मंजिली मकान पे रहती थी और उसमें जो ऊपर का मकान था ऊपरी मंजिल पर, अब 2 मंजिली मतलब देखो ग्राउंड फ्लोर होता है और फर्स्ट फ्लोर होता है, उसे हम 2 मंजिली कहते हैं कि जो अपने ही मालिक का होता है। अब देखो अलग अलग बिल्डिंग्स होते हैं, उसके अलग अलग फ्लोर होते हैं, तो उसी प्रकार पहले इसमें सिर्फ 2 मंजिली मकान हुआ करते थे। एक ग्राउंड फ्लोर हुआ करता था और ऊपर एक मंजिल हुआ करती थी। तो ऊपरी की मंजिल पर पिताजी का साम्राज्य था, वहां पर उनके बहुत सारी किताबें पुस्तकें पड़ी हुई थी और वहां पर वो पढ़ते रहते थे और फिर डिक्टेशन भी देते रहते थे। तो इस प्रकार ऊपरी का कमरा पूरे लेखिका कहना चाहती कि उस पर किसका साम्राज्य था, उनके पिताजी का। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी। हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्वहीन माँ सवेरे से शाम तक हम सबकी इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर। अब देखिए लेखिका कहती है कि निचला जो उनका भाग था रहने का, उनका जो घर था, उस निचले घर में उनके भाई बहन तथा उनकी माता रहा करती थी। अब लेखिका ने अपने माँ के लिए देखिए बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्वहीन, बेपढ़ी मतलब अनपढ़, जो साक्षर नहीं थी, निरक्षर थी, व्यक्तित्वहीन माँ। अब देखिए यहाँ पर लेखिका ने अपने माँ के लिए व्यक्तित्वहीन क्यों कहा है, क्योंकि देखो आजकल हम देखते हैं कि आधुनिक युग हो गया है, महिलाओं को भी हर क्षेत्र में महिलाएं आगे आ रही है, लेकिन लेखिका जिस समय का यह वर्णन कर रही है उस समय की औरतों का जो पढ़े लिखे नहीं होते थे, पढ़े लिखे न होने के कारण उनका व्यक्तित्व उनके घर में ही सीमित रह जाता था। तो वह जो ऐसे औरतें जो सिर्फ अपना पूरा जीवन अपने रसोई घर में अपने परिवार के लिए समर्पित कर देते थे, तो उसमें से लेखिका की माँ थी, उनका अपने लिए किसी खास तरीके का कोई जीवन शैली नहीं थी। उनका जीवन जो था वह अपने घर परिवार के इर्द गिर्द ही घूमता रहता था, अपने रसोई घर तक ही सीमित था, अपने बाल बच्चों को पालन पोषण करने में और अपने पति की आज्ञा के पालन करने में उनका पूरा जीवन व्यतीत हो चुका था। इसलिए लेखिका अपनी माँ को अनपढ़ और व्यक्तित्वहीन कहते, क्योंकि उनको अपना खुद के बारे में, खुद की इंटरेस्ट, खुद के रुचियां, इसके बारे में उनको कोई लेना देना नहीं था। उनका पूरा जीवन सिर्फ अपने घर परिवार और अपने घर परिवार के सदस्य के इर्द गिर्द घूमता रहता था। सबकी इच्छा और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने में वह सदैव तत्पर रहती थी। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, जहां उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। अब देखिए लेखिका क्या कह रहे कि अजमेर में आने से पहले पिताजी उनके कहाँ पर रहते, इंदौर में, और इंदौर में जब वो रह रहे थे तब उनके आर्थिक स्थिति कैसी थी, इसका भी वर्णन हमें लेखिका करे कि उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, समाज में सम्मान उनको दिया जाता था। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कामों में भी जुड़े हुए थे। अब देखिए कांग्रेस के साथ साथ इससे हमें क्या पता चलता है कि उन्हें राजनीति से भी प्यार था, इंटरेस्ट था, किसको, लेखिका के पिताजी को, तथा वे समाज सुधारक के रूप में भी काम कर रहे थे। तो लेखिका के पिताजी के 2 व्यक्तित्व हमारे सामने आ रहे हैं, एक तो समाज सुधारक के रूप में और एक राजनीतिक के रूप में।
शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर रखकर पढ़ाया है, जिनमें से कई तो बाद में ऊंचे ऊंचे ओहदों पर पहुंचे। अब देखिए, जब लेखिका अपने पिताजी के साथ इंदौर में रहा करती थी, तब वहाँ के उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी, इसलिए उनके पिताजी ने सिर्फ समाज सुधार नाम पर नहीं, बल्कि उन्होंने अपने जीवन में वह करके भी दिखाया था। उन्होंने लगभग 8-10 विद्यार्थियों को अपने घर पर रखकर फ्री में पढ़वाया था, और आगे जाकर वह बच्चे एक ऊंचे पद पर, एक बड़ा पोस्ट पर भी काम करने लगे थे। ये उनकी खुशहाली के दिन थे, और उन दिनों उनकी दरियादिली के चर्चे भी कम नहीं थे। अब देखिए, यहाँ पर लेखिका उनके खुशहाली के दिन अर्थात उनकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी थी, और उन दिनों उनके जब आर्थिक परिस्थिति अच्छा होती है तो लोगों पर हम बहुत सारे पैसा भी खर्च करते हैं, इसलिए हम दरियादिल बन जाते हैं। यहाँ पर लेखिका ये कहना चाहती कि उनकी दरियादिली के चर्चे भी कम नहीं थे। एक ओर वह बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधित और अहमवादी। अब देखिए, लेखिका के पिताजी के 2 व्यक्तित्व हमारे सामने लेखिका प्रस्तुत कर रही है कि एक वो कोमल संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी तरफ बहुत क्रोधी और अहमवादी। तो बच्चों, इस प्रकार हमने इस परिच्छेद को विस्तार से पढ़ लिया है। अब इस परिच्छेद में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। तो बच्चों, अब तक हमने जो परिच्छेद पढ़े हैं, उन परिच्छेदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। सिलसिला, क्रम, निहायत, एकदम, डिक्टेशन, इमला, ओहदा, पद, अहमवादी, घमंडी। तो बच्चों, अब तक हमने लेखिका के बचपन का वर्णन पढ़ रहे हैं, उसमें लेखिका ने अपने शुरुआत के जीवन का यादों का स्मरण किया है। आगे भी लेखिका हमें उनके बचपन के यादों की तरफ लेकर जाने वाले हैं, उसको हम पढ़ेंगे इसके अगले भाग में।